फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल और फेसबुक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि जानते हैं कि अब हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, यानी कि आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो हिस्ट्री होगा, यानी कि इतिहास में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज जो है पढ़ना है। तो इसमें हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके थे, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके थे, जिसको हम लोग जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है सभी टाइप के एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, सभी टाइप के एग्जाम के लिए सिंधु घाटी से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। यानी कि एक क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर आप धैर्य से, पेशेंस होके उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है और हमेशा ही आएगा। उसमें कोई जो है किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी, यानी कि एग्जामिनर उसमें एक क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा, पूछेगा ही पूछेगा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें पहला पार्ट पढ़ चुके थे, उसको हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला पार्ट था उसको हम लोग रिकैप करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में चलेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो पहले पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, यानी कि इसे लिखा गया था लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि आदि ऐतिहासिक सभ्यता उस सभ्यता को कहते हैं जिसे लिखा गया हो लेकिन पढ़ा नहीं जा सके, इसीलिए उसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोले थे, यानी कि कांसे का युग था, और ताम्र युगीन सभ्यता भी इसे बोला जाता है। तो बहुत सारा नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इस टाइप का बहुत सारा चीज उसमें हम लोग देखे थे, उस दिन सारा देखे थे। उसके बाद देखे थे कि कैसे कैसे खुदाई हुआ था, यानी कि पहला जो खुदाई हुआ था तो वो हड़प्पा स्थल का हुआ था। इसी कारण से इस सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसका हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा स्थल का खुदाई हुआ था 1921 में, और 1921 में जब इसका खुदाई हुआ था तो उस समय उसके जो खुदाई करता थे कौन थे? दयाराम साहनी जी, यानी कि राय बहादुर, पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। इनके खुदाई जो है करता थे, यानी कि उत्खनन करता थे। और किनकी देखरेख में हुआ था? तो ये देखरेख में हुआ था सर जॉन मार्शल, जो कि उस समय महानिदेशक थे भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग के। जो ये महानिदेशक थे उसी के संरक्षण में, मतलब उसी के देखरेख में दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का खुदाई किया था। उसके बाद लगातार जो अगले साल है ये 1921 में होगा, और मोहनजोदड़ो की जो होगी वो 1922 में खुदाई होगी। इस पर एक फिल्म भी बना हुआ है जिसमें ऋतिक रोशन थे एक्टर। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में किया गया है, और वो आरडी बनर्जी के द्वारा किया गया है, राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। तो ये सारा चीज हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अब जो पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो हमेशा ही फिक्स रहता है, सभी प्रकार के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको आएगा, इससे मतलब एक क्वेश्चन आपका उठेगा। तो उसी को हम लोग ध्यान देते हुए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, मतलब पार्ट 2 में इसका सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी कौन कौन स्थल हुए थे। मुख्य मुख्य स्थल देखेंगे, नदी देखेंगे, किस नदी के किनारे, खोजकर्ता कौन है, मुख्य बिंदु क्या है। यानी कि मुख्य बिंदु यानी कि जो उसके इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे या फिर उनसे जो चीज मिले होंगे, साक्ष्य मिले होंगे, अवशेष मिले होंगे, उसके बारे में देखेंगे। और इसकी वर्तमान स्थिति, यानी कि वर्तमान उसका जो है भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। अभी हम लोग का करंट अफेयर्स अब रिकवर हो चुका है, तो इसीलिए हम अब हिस्ट्री के तरफ भी मूव कर गए हैं। इसके अलावा हम लोग ज्योग्राफी भी देखेंगे, संविधान भी देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सारा चीज, उसके बाद साइंस भी देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा चीज देखेंगे, सारा चैप्टर देखेंगे। उसके बाद फिजिक्स में न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ये सब ग्रुप डी, इस सब में क्वेश्चन ये आता है।
उसके अलावा ग्रेजुएट लेवल का भी जो भी एनटीपीसी का एग्जाम होता है उसमें भी न्यूमेरिकल आता है, यानी कि खास करके फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रमुख स्थल पहला है हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल है, सबसे पहला जो खुदाई हुआ था हड़प्पा स्थल का हुआ था। ये किस नदी के किनारे है वो तो हम लोग जान ही लेंगे, लेकिन हड़प्पा स्थल जो जो है इसमें दफनाने की प्रथा थी। ये क्लियर होना जरूरी है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में क्लियर होना जरूरी है कि हड़प्पा में दफनाने की प्रथा थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जो है जलाने की प्रथा थी। दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है। हड़प्पा स्थल में दफनाने की प्रथा मिली है, जबकि मोहनजोदड़ो में जो है जलाने की प्रथा मिली है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस दोनों में क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो जानते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। इनके खोजकर्ता हम बोल चुके हैं, राय बहादुर, पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, और इनका खोज कब हुआ, 1921 में। यानी कि इनका जो खोज हुआ है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है, और ये 1921 ईस्वी में खोज किया गया। ये पहला स्थल था, इसीलिए इनका नाम हड़प्पा स्थल खोज होने के कारण इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता भी। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, इससे क्या क्या मिले हैं, यानी कि मुख्य बिंदु इसके क्या क्या है, अवशेष यहाँ से क्या क्या मिले हैं। यहाँ पे अन्न भंडार मिले, यहाँ से हम लोगों का अन्न भंडार मिले हैं। दूसरा जो है कांस्य दर्पण मिले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कांसा का दर्पण, दर्पण मिले हैं कांसा का, जिसमें हम लोग मुंह वगैरह देखने के लिए यूज किया जाता है दर्पण का, जानते ही हैं। और R37 कब्रिस्तान मिले, यहीं से कब्रिस्तान मिले हैं, खास करके R37 नाम का कब्रिस्तान यहीं से मिले हैं। और यहीं से श्रमिक आवास भी मिले हैं। तो श्रमिक आवास मिलने का अर्थ क्या है, श्रमिक आवास मिलने का अर्थ है कि यहाँ पे मजदूर लोग हुआ करते थे, तभी ना उसका आवास बना था, यानी कि श्रमिक लोग को रहने के लिए घर बनाया गया था, आवास था उसका, जहां पे रुक सके, और जो है लेबर मजदूरी इस सब करने के लिए वो श्रमिक आवास थे। इसका मतलब है कि वहां पे ईंट वगैरह का भी प्रयोग किया जाता था, अच्छे से उसको जो है बड़े बड़े ईंट। ऐसे वैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रहे, शहरी सभ्यता थी, इसीलिए श्रमिक आवास भी मिले थे। मनके बनाने के कारखाने भी मिले थे। मनके बनाने के कारखाने तो बहुत जगह से मिलेंगे, इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस करना है कि श्रमिक आवास, R37, कांस्य दर्पण, अन्न भंडार, ये सारे चीज वहां से प्राप्त हुए थे। और वैसा भी नहीं है कि अगर यहां से प्राप्त हुए तो दूसरे जगह से प्राप्त होना गुनाह है, मतलब वो यहां से भी हुए हैं और दूसरे जगह से भी होंगे। जैसे कि मनके बनाने के कारखाने और भी जगह होंगे जिसको हम लोग देखेंगे। तो अभी जो है इसको हम लोग देख रहे हैं, मनके बनाने के कारखाने यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। और इनका वर्तमान स्थिति क्या है, इनका जो है वर्तमान स्थिति क्या है, ये जो है ये पश्चिम पंजाब प्रांत, यानी पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला, अभी उस वो भी चेंज हो गया नाम, और उनका जगह हो गया साहिवाल शहर, यानी कि पंजाब, पश्चिमी पंजाब प्रांत के साहिवाल शहर में ये जो है पाकिस्तान में स्थित है। अभी वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि 1947 को जो है पाकिस्तान अलग हो गया था भारत से, भारत से अलग हो गया पाकिस्तान, इसीलिए पहले के अनुसार क्या था, सभी भारत में थे, लेकिन अभी के अनुसार ये पाकिस्तान में है। क्लियर है। तो पाकिस्तान पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला अब साहिवाल शहर हो गया जगह, और ये पाकिस्तान में, क्लियर वाली बात है। तो ये हम लोग पहला स्थल देख चुके हैं। पहला स्थल देखे हड़प्पा, रावी नदी किनारे है, दफनाने की प्रथा है, दयाराम साहनी 1921 में इनका खोज किए थे, अन्न भंडार मिला, कांस्य दर्पण मिला, R37 कब्रिस्तान मिला, श्रमिक आवास मिले, मनके बनाने के कारखाने मिले। मनके बनाने के कारखाने तो देखेंगे बहुत जगह मिलेंगे, चनहुद्रो में भी हैं। तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। पश्चिम वर्तमान स्थिति पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला, अब उसको साहिवाल शहर के निकट माना, साहिवाल शहर माना जाता है, यानी कि ये साहिवाल शहर के पास स्थित है, और ये पाकिस्तान में चला गया है। चला तो बहुत कुछ गया पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान उसे संभाल पाएगा तब ना।
कहने का मतलब जाने का तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन पाकिस्तान भी बेचारा क्या करे, उसको तो बम बनाने से, आतंकवाद बढ़ाने से फुर्सत ही नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के पास कुछ भी चल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, ये मृतकों का टीला इसको कहते हैं, इनको हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो का। इसको हम लोग जो है क्या और क्या बोलते हैं, सिंध का नखलिस्तान कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहते हैं, इनको मृतकों का टीला कहते हैं। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इनका जो खोज हुआ था 1922 में, यानी कि 1922 ईस्वी में इनका खोज हुआ है। और इनके खोजकर्ता कौन है? राखाल दास बनर्जी है। 1922 ईस्वी में इनका खोज हुआ और इनके खोजकर्ता है राखाल दास बनर्जी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरडी बनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्या मिले हैं? विशाल अन्नागार। अन्नागार तो वहां भी थे, अन्न भंडार, लेकिन विशाल अन्नागार, तो विशाल अन्नागार भी मिले हैं। कांस्य मूर्ति मिले हैं। कांस्य मूर्ति मतलब नृत्य करते हुए स्त्री की कांस्य मूर्ति यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कांस्य मूर्ति भी यहीं से प्राप्त किए गए हैं, मतलब नृत्य करती हुई स्त्री का कांस्य मूर्ति। ये बराबर आपको एग्जाम में उठता है क्वेश्चन, यानी मोहनजोदड़ो का ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। और इसके अलावा विशाल अन्नागार, मतलब अन्न का भंडार जो है, घर जो होता है जहां भंडारण होता है, वो विशाल अन्नागार मिले हैं। वहां भी मिले थे अन्न का भंडार, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल। अब है कांस्य मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई। पुरोहित की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति भी प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि वहां पे पूजा पाठ यहाँ भी होते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में जो है पुरोहित की मूर्ति मिलने का मतलब है कि यहाँ पे पूजा पाठ होते थे सिंधु सभ्यता में। क्लियर है। एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं, यानी कि एक सिंग वाले जो पशु हैं उसकी जो मुद्राएं हैं, मोहर वगैरह भी मिला करते थे। पशुपति का मोहर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाविद्यालय भी मिला है, यहाँ से महाविद्यालय के भी अवशेष मिले, यानी कि यहाँ पे कॉलेज वगैरह उस जमाने का अपने स्टाइल का होगा, मतलब अभी के तुलना में अगर बोलेंगे तो उस स्टाइल का नहीं, लेकिन उसका भी अपना ही महत्व था, उस समय का भी अपना ही महत्व था। उस स्टाइल, उस जमाने के महाविद्यालय वहां से प्राप्त मिले हैं, यानी अवशेष वहां से मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से बहुत सारा चीज मिला है। और विशाल स्नानागार भी मिला है, जो कि इसमें नहीं लिखे हैं। विशाल स्नानागार की प्राप्ति भी वहीं से हुई, यहीं से हुआ है, यानी मोहनजोदड़ो से ये सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए और क्या क्या कैसे हुआ देखते हैं। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो की जो कहाँ पे स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिले हैं, विशाल अन्नागार मिले हैं, यानी अन्न को भंडारण करने वाला जगह मिले हैं। और यहाँ से पुरोहित की मूर्ति मिले हैं, एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं मिले हैं, और यहीं से महाविद्यालय भी मिले हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, लेकिन वर्तमान भारत में अगर बोला जाए, ये तो ओवरऑल सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, लेकिन वर्तमान भारत में अगर बोला जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान जब बोला जाएगा तो वो कहां से प्राप्त हुए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान भारत में सबसे बड़ा स्थल तो वो हो जाएगा राखीगढ़ी, उसको भी देखेंगे राखीगढ़ी। तो ये सब वर्तमान भारत में सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन ओवरऑल अगर बोला जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल। क्लियर है। और ये कहाँ स्थित है इसको भी जानते हैं। सिंध प्रांत का लरकाना जिला में, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है उसके लरकाना जिला, एक जगह का नाम है, जिला का नाम है लरकाना, वहीं पे मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान समय में स्थित है। और ओवरऑल में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल, लेकिन वर्तमान भारत में अब
राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। ये दोनों पॉइंट जो है क्वेश्चन आएगा। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट, यानी तीसरा स्थल के बारे में हम लोग जानकारी देंगे। लोथल तीसरा है। लोथल तीसरा स्थल, ये किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एग्जाम में हमेशा आता है किस नदी के किनारे, तो ये है भोगवा नदी के किनारे। और इसके अलावा जो है रंगनाथ राव, इन्होंने इनका खुदाई किया था 1957 में। ऐसे तो इनका बोला जाता है 1955 से 1962, तो दोनों का हम लोग जो है बीच में जो एक क्लियर साइज भी है 1957, तो इसमें इनका खुदाई हुआ है। रंगनाथ राव ने लोथल का भी खुदाई किया है, रंगपुर का भी किया है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं लोथल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको डॉकयार्ड यानी कि गोदीवारा जिसको पतन बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं, वहां उनके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। चावल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का, जो बराबर सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन उठता है, वो है चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से हुआ है। क्लियर वाली बात है, एग्जाम में कहीं नहीं फंसना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बोला जाए क्वेश्चन चावल का प्रथम साक्ष्य, तो वो हो जाएगा कोल्डी हवा, इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं। पहले भी इनका नाम प्रयागराज ही था, लेकिन बीच में मुगल काल में इनका नाम जो है चेंज होते गया, और फिर से अब योगी जी जब आए हैं तो इनका नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहीं से जो है प्रयागराज के बारे में जब बात करते हैं, चावल का जो स्थल था कोल्डी हवा प्रयागराज, लेकिन वो पाषाण युग के समय ही था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय अगर बोला जाए कि चावल का पहला साक्ष्य सिंधु घाटी में कहां मिला, तो वो हो जाएगा लोथल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हैं। अग्निकुंड हवन वगैरह जो होता है अग्निकुंड में, उनके भी प्रमाण मिले हैं। यहीं पे हाथी दांत भी प्राप्त हुए हैं, यहीं से हाथी दांत भी प्राप्त हुए हैं। 3 युगल समाधियां यानी 3 युगल, 3 जोड़ा में युगल समाधियां जो है यहीं से अवशेष मिले हैं। घोड़े की मृण मूर्ति, वो जो वगैरह नाल वगैरह होता है ना, घोड़े की मृण मूर्ति, ये भी जो है यहीं से प्राप्त हुए हैं, लोथल से ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा एग्जाम में। गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोथल, एक बार फिर से देखते हैं, लोथल स्थल ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रंगनाथ राव जो है इनके क्या है 1957 में इनके खुदाई करता थे, यानी कि उत्खनन करता थे, इन्होंने ही खोज किया था इस स्थल का। और गोदीबारा पतन, जिसको हम लोग बंदरगाह भी बोलते हैं, उनके भी अवशेष मिले हैं लोथल से। और चावल के तो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चावल के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। अग्निकुंड, हाथी दांत, 3 युगल समाधियां यानी 3 युगल समाधियां, घोड़े की मृण मूर्ति, ये सभी मिले हैं। गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है चौथा स्थल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा क्वेश्चन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, आता है, आएगा नहीं, आता भी है और आया भी हुआ है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट। कालीबंगा, इसको कालीबंगन भी कहते हैं, कालीबंगन भी कहते हैं। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगन यानी कि काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियां, यानी कि यहाँ पे चूड़ी वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं। काले रंग का चूड़ियां जो है फेमस है, राजस्थान में ये है। ये स्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। ये घग्गर नदी के किनारे हैं। और अमलानंद घोष इनके खोजकर्ता हैं, बीबी लाल और बीके थापर, ये तीनों ने मिलके खोज किया था। और ये 1953 में किया था। कब किया था कालीबंगन स्थल का खोज? 1953 में किया था। यहां से क्या प्राप्त हुए हैं पूछा जाएगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य, मतलब खेत को जो जोता गया था उसके जो प्रमाण मिले हैं, ये कालीबंगन से ही प्राप्त हुए हैं। अग्नि के हवन कुंड, अग्नि के हवन कुंड हम 2 जगह से देखे, मतलब एक तो यहां से देख रहे हैं
कालीबंगन, एक हम लोग देख रहे हैं लोथल से, यानी कि अग्नि कुंड के जो साक्ष्य मिले हैं हवन कुंड के, दोनों जगह से मिले हैं। क्लियर। और चूड़ियां, चूड़ियां तो हम लोग बोल ही चुके हैं कि चूड़ी वगैरह का जो काले रंग की चूड़ी ज्यादातर विशेषता है इस स्थल की, तो ये जो है कालीबंगन से ही प्राप्त हुए हैं। और इसमें भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगन स्थल से भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी सबूत मिले हैं कि यहाँ भूकंप भी आता था। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। तो कालीबंगन को एक बार फिर से देखते हैं। कालीबंगन स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अमलानंद घोष जो है इनके खोजकर्ता है, बीबी लाल और बीके थापर भी इनके सहयोगी खोजकर्ता हैं। और 1953 में खोज हुआ था। जूते हुए खेत के साक्ष्य, अग्नि कुंड, अग्नि के हवन कुंड और काले रंग की चूड़ियां, खासकर जो है काले रंग की चूड़ियां यहाँ से प्राप्त हुए। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और ये है कहाँ? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन नहीं चल रहा है, मतलब आदत है वो क्विज में जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो उसी को पांचवा स्थल है राखी गरी। राखी गरी। और ये कहाँ है? घग्गर। ये घग्गर दूसरा है। ये दृश्यवती नदी के किनारे स्थित है। ये दृश्यवती नदी के किनारे स्थित है, जिसका जो है नाम बाद में सरस्वती नदी पड़ गया था। तो उसको हम लोग घग्गर नदी, दृश्यवती नदी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरस्वती नदी के ही साइड है, यानी दृश्यवती नदी के बाद में सरस्वती नदी पड़ गया नाम। और अब तो विलुप्त हो गया, सरस्वती नदी भी विलुप्त हो गया। सूरजभान इसके खोजकर्ता थे शुरुआत में 1963 में, लेकिन 1997 1999 के बीच जो इसका विस्तृत रूप से खोज किया वो किए थे अमरेंद्र नाथ ने। तो यानी कि शुरुआती जो इसके खोजकर्ता थे राखी गरी के, वो सूरजभान थे, लेकिन बाद में जो इनका विस्तार रूप से खोज किया वो अमरेंद्र नाथ ने किया था। अमरेंद्र नाथ ने किया था 1997 से 1999 ईस्वी के बीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, पहले भी बोल चुके हैं, भारत में स्थित, अगर अभी वर्तमान भारत में जब स्थित बोला जाए स्थल, सबसे बड़ा स्थल तो वो राखी गरी है। लेकिन ओवरऑल अगर बोला जाए सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल, वो मोहनजोदड़ो आंसर होगा। लेकिन वो अब भारत में नहीं है, भारत का हिस्सा अब नहीं है, वो पाकिस्तान के हिस्सा में है, यानी कि पाकिस्तान में चला गया। और इसीलिए वर्तमान भारत में सबसे बड़ा स्थल जब पूछेगा तो उसका आंसर देना है राखी गरी। ये हिसार जिले में है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, और ये वर्तमान भारत का सबसे बड़ा स्थल है। क्लियर। नेक्स्ट है, यहां से क्या क्या मिले हैं? भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल तो देख ही चुके हैं। यहाँ पे तांबा का उपकरण मिला है, यानी कि तांबे के बर्तन वगैरह मिले हैं। और नगरीय योजना का प्रमाण यहीं से मिलता है, यानी कि नगरीय जो है टाउन को जो प्लानिंग है बनाने का प्रमाण जो है यहीं से प्राप्त होता है। छठा स्थल, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है चनहुद्रो। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी जानना जरूरी है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चनहुद्रू ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इनका जो खोज हुआ था वो अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था। इनका जो चनहुद्रू का जो खोज हुआ है वो 1931 में हुआ है। और किनके द्वारा किया गया? अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया है चंद्रहुद्रू का खोज किया गया। और यहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ से जितना भी महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, यानी कि जितना भी महिलाओं को सजने संवारने का जो चीज होता है, कहने का मतलब जो भी वस्तु होती है, वो सभी यहीं से प्राप्त हुए हैं। जैसे मनके बनाने का कारखाना, वो तो हड़प्पा में भी देख चुके थे। मनके बनाने का कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ है। कंघी यानी कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, तांबे कांसे का उपकरण, ये सारा चीज जो है चनहुद्रू से प्राप्त हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड जितना भी सुंदरता बढ़ाने या फिर उसमें चार चांद लगाने में जो भी चीज वस्तु होते हैं सब चनहुद्रू से लिए गए हैं।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है चनहुद्रू। और यहीं से मनके बनाने के कारखाने, काजल, लिपस्टिक, पाउडर जो भी हैं, सारे अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। और मनके बनाने के कारखाने तो हम बोल चुके हैं, हड़प्पा में भी इनका जो है अवशेष हड़प्पा स्थल से भी मिला था। लेकिन बाकी जितना भी चीज है सब यहीं से मिला है अवशेष। और चनहुद्रू में एक और चीज जो कि इसमें अभी नहीं दी है, चनहुद्रू से जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का अवशेष प्राप्त हुआ है। यानी कि चनहुद्रू से ही बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का अवशेष प्राप्त हुआ है चनहुद्रू से ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो देना भूल गए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चनहुद्रू से। अब आते हैं बनावली, जिसको बनवाली भी बोलते हैं, अब तो बनवाली ही बोलते हैं। और इनसे क्या क्या प्राप्त हुए? सबसे पहले तो जानते हैं ये किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी। ये किस नदी के किनारे हैं? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है यह स्थल। इनका जो खुदाई हुआ था रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था 1973 से 1974, यानी कि एक साल के भीतर इनका खुदाई हुआ था। 1973 से 74 ईस्वी के बीच हुआ था। और यहाँ से बनावली से यानी बनवाली से क्या क्या मिले हैं? मिट्टी के हल मिले हैं। यहीं से मिट्टी के द्वारा बनाए गए, मिट्टी से तैयार किया गया हल यहीं से मिला है। और अर्ध चंद्राकार, आधा चांद वाला जो चंद्राकार होते हैं अग्निकुंड, उसी स्टाइल में अर्ध चंद्राकार शेप में अग्निकुंड का अवशेष भी यहीं से मिला है। तांबे की वस्तु बहुत जगह से मिला है, यहां से भी मिला है। तांबे की वस्तुएं, मिट्टी के खिलौने, यानी मिट्टी के खिलौने भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। टेरीकोटा की वस्तुएं, पहले तो ये जानते हैं इनकी टेरीकोटा क्या होता है। पकी हुई मिट्टी को हम लोग टेरीकोटा कहते हैं। उस जमाने में इसे टेरीकोटा कहा जाता था, उससे जो वस्तु बनते थे टेरीकोटा की वस्तुएं। और ये कहाँ स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। वर्तमान स्थिति हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी था। अब आते हैं 8 नंबर रोपर जो है ये पंजाब में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी स्थल है, बहुत ही स्पेशल है। और सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपर जो है सतलज नदी के किनारे हैं। इनका जो खुदाई या उत्खनन करता थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे इनके खुदाई करता, इन्होंने ही खोजा है। और 1953-1955 के बीच है इनका जो आविष्कार या स्थल का जो खुदाई हुआ था 1953 से 55 के बीच। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तांबे की कुल्हाड़ी यहीं से प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। यानी कि मानव के साथ कुत्ता जानते ही हैं वफादार होता है। मनुष्य का सबसे वफादार जो जानवर होता है वो कुत्ता ही होता है। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी रोपर से ही मिले हैं। और पंजाब के रोपर जिले में स्थित है। ये तो पहले भी हम बोल चुके हैं, पंजाब के रोपर जिले में स्थित है। अब 9 नंबर को है स्थल रंगपुर। ये भी इंपॉर्टेंट है। रंगपुर ये मादर नदी के किनारे स्थित है। ये मादर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ का जो खुदाई करता थे, उत्खनन करता थे, रंगनाथ राव थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोथल और रंगपुर दोनों गुजरात में हैं। और दोनों के जो खोजकर्ता हैं, उत्खनन करता हैं, वो रंगनाथ राव हैं। और यहाँ से क्या क्या मिले हैं? धान की भूसी मिले हैं यहीं से, यानी कि चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। लेकिन पहला साक्ष्य अगर क्वेश्चन में दे दे तो उसको बोलना है लोथल से। यहाँ भी धान की भूसी मिले हैं, इसका मतलब चावल का साक्ष्य यहाँ से भी मिला है। लेकिन पहला नहीं मिला है, पहला लोथल, याद रहे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला बोला जाए तो वो लोथल से मिला है। लेकिन यहाँ से भी धान की भूसी प्राप्त हुए हैं, ज्वार जो है प्राप्त हुए हैं, और बाजरा भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, सब जगह से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। अब इसको सुरेंद्र नगर जिला भी कहते हैं, यानी कि ये गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रंगपुर। अब 10वां नंबर और
फाइनल जो है, ऐसे तो बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन मेन मेन जो मुख्य मुख्य हैं वो स्थल के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं। धौलावीरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। धौलावीरा भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। और इनका जो उत्खनन करता थे या खोजकर्ता थे वो कौन थे? जेपी जोशी। इनके जो उत्खनन करता थे वो थे जेपी जोशी, जिसको जगपति जोशी भी कहते हैं। इनका जो उत्खनन हुआ था 1967 से 1968 के बीच हुआ था, लेकिन इसका विस्तृत जो खोज किए थे वो बाद में किए थे रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990 ईस्वी में, यानी कि 1990 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा विस्तृत अध्ययन करके इसका खोज खुदाई किया गया था। लेकिन इसके प्रारंभिक खोजकर्ता थे जेपी जोशी, जगपति जोशी, 1967-68 में। उसके बाद इनका विस्तृत रूप से खोज हुआ। तो 1990 ईस्वी में इनका खोजकर्ता थे उस टाइम रविंद्र सिंह बिष्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिहाज से इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से वो क्या क्या प्राप्त हुए हैं ये भी हम लोग जानते हैं। धौलावीरा स्थल उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के नाम से मशहूर है, यानी कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली से ये मशहूर हैं। और धौलावीरा में जो है 16 जो जल कुंड बनाए गए हैं, जलाशय बनाए गए हैं, इसी का प्रमाण है कि यहाँ पे उन्नत जो था बहुत ही अच्छा जल प्रबंधन प्रणाली था, यानी कि जल को संचय करने की प्रणाली यहाँ पे सबसे अच्छा था। और जल का बारे में जब बात करते हैं तो वो कृषि में बहुत काम आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से विशाल स्टेडियम भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि विशाल स्टेडियम जो जो खेलते हैं उनके लिए जो स्टेडियम बनाया गया था उस जमाने में, तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हड़प्पा कालीन शिलालेख, यानी शिलालेख जो मिलते थे हड़प्पा कालीन, उसको पढ़े नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो शिलालेख यहाँ से ही प्राप्त होते थे, तो धौलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है धौलावीरा। इसके अलावा एक और स्थल है जिसको हम लोग को पढ़ना चाहिए, तो आलमगीर स्थल। इसके अलावा जो है आलमगीर स्थल है जिनका जो खुदाई हुआ था जगदत्त शर्मा ने किया था, और ये 1958 ईस्वी में किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका खुदाई जो है उत्खनन करता है, बार बार एग्जाम में आता ही आता है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमको क्या लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट और बनेगा, यानी कि पार्ट 3 भी जाएगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में अभी जो बच गया है उसको भी देखेंगे कि इसकी विशेषता जो है, इसका जो जीवन है, धार्मिक राजनीतिक ये सब देखेंगे किस तरह से था। धार्मिक राजनीतिक हो चाहे सामाजिक स्थिति हो, ये सब सारा चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। और इसकी चौहद्दी भी देखेंगे कि उत्तर भाग में क्या थे, दक्षिण में इसका क्या है, और पूरा पश्चिम में क्या है। तो ये सारा चीज अभी बचा हुआ है। उसके बाद लास्ट में देखेंगे पतन इसका क्या कैसे हुआ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस ढंग से हुआ उसको भी हम लोग देखेंगे। यानी कि पार्ट 3 अभी बचा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का। आज हम लोग पार्ट 2 देखे, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं, इसीलिए पार्ट 2 आज कंप्लीट हो गया। और पार्ट 3 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब भी होगा तो उसमें हम लोग पार्ट 3 के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 3 के बारे में देखेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट ही नहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।